हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है गैल्वेनिक शेल। गैल्वेनिक शेल वह डिवाइस होता है जिस डिवाइस में आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं बाय कंटिन्यूअस रिडॉक्स रिएक्शन। कंटिन्यूअस रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा या स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा हम जिस डिवाइस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उस डिवाइस को बोलते हैं गैल्वेनिक शेल। तो गैल्वेनिक शेल को हम लोग सबसे पहले डिफाइन करेंगे। Galvanic cell is a device in which electricity is produced by continuous redox reaction. कंटिन्यूअस रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा जिस डिवाइस में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उस डिवाइस को गैल्वेनिक शेल बोलते हैं। गैल्वेनिक शेल में दो कंपार्टमेंट होते हैं और इस दोनों कंपार्टमेंट में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं और अलग अलग इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स दोनों में जो मेटल हम लोग यूज करते हैं वो डिफरेंट होता है और उसी मेटल के सॉल्ट का सॉल्यूशन हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए आप जिंक सल्फेट यूज कर रहे हैं, इसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, और यहाँ कॉपर सल्फेट यूज कर रहे हैं, इसका एक्वस सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं। कॉपर सल्फेट वाले में कॉपर इलेक्ट्रोड होना चाहिए जबकि जिंक सल्फेट वाले में जिंक इलेक्ट्रोड होना चाहिए। अब इस दोनों ही हाफ सेल को दोनों ही कंपार्टमेंट में जिसमें जिंक प्रेजेंट है वह जिंक सल्फेट में इमर्ज्ड है और जिसमें कॉपर प्रेजेंट है यह कॉपर सल्फेट में इमर्ज्ड है। ये कॉपर है और ये जिंक को हमने जिंक सल्फेट में इमर्ज कर रखा है और कॉपर स्ट्राइप को कॉपर सल्फेट में इमर्ज कर रखा है। लेकिन अभी यहाँ कुछ भी नहीं हो रही है, ना तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ना ही कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, या इसी का रिवर्स, ना तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ना ही जिंक का रिडक्शन हो रहा है। लेकिन ज्यों ही हम इस दोनों इलेक्ट्रोड को एक वायर के द्वारा कनेक्ट करते हैं और ये वायर एक वोल्टमीटर से भी कनेक्टेड होता है ताकि इसमें करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं ये ऑब्जर्व होगा इस वोल्टमीटर में। अब ज्यों ही इस वायर से इस दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं जिंक पर ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है, वहीं कॉपर इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन स्टार्ट हो जाती है। जब जिंक यहाँ ऑक्सीडाइज होते हैं तो ये Zn2+ आयन बनकर इस सॉल्यूशन में जाएंगे, वहीं कॉपर आयन जो इस सॉल्यूशन में पहले से मौजूद हैं इस सॉल्यूशन से कॉपर आयन इस इलेक्ट्रोड पे जाते हैं। अब जिंक का जब ऑक्सीडेशन होता है इस इलेक्ट्रोड में जो जिंक एटम्स हैं वह जिंक एटम ऑक्सीडाइज होते हैं, ये आयन में चेंज करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और जो इलेक्ट्रॉन ये लॉस करते हैं वह इलेक्ट्रॉन इस जिंक के तरफ से कॉपर वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाना स्टार्ट करता है, और जहाँ पर कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करके ये कॉपर एटम के रूप में कॉपर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट करने लग जाता है। वहीं पर जिंक एटम जो है ये ऑक्सीडाइज होकर Zn2+ आयन बनाना शुरू कर देता है, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस होते हैं वह इलेक्ट्रोड जिंक से कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पर जाएगा, और जहाँ पर कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाते हैं यानी कि कॉपर एटम के रूप में इस पर ये डिपॉजिट करता है। यहाँ पर कॉपर एटम डिपॉजिट करता है बाय रिडक्शन, और यहाँ जिंक एटम जो है वो धीरे धीरे यहाँ ये गलता चला जाता है, इसमें ये डिजॉल्व होता चला जाता है, ये सॉल्यूशन में आपको घुलता चला जाता है। तो क्या कारण है कि जिंक ही ऑक्सीडाइज हुआ और कॉपर ही रिड्यूस हुआ? क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रॉन गेन करने का पोटेंशियल कम होता है और कॉपर का इलेक्ट्रॉन गेन करने का पोटेंशियल ज्यादा होता है। और जब दो मेटल को जिसके इलेक्ट्रॉन गेन करने का पोटेंशियल जिसका नाम रिडक्शन पोटेंशियल होता है और उसको जब स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करते हैं
तो आप इस पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। जब दो एलिमेंट जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंट हो, आप इस दो इलेक्ट्रोड को उनके सॉल्ट के सॉल्यूशन में इमर्ज करके और जियो ही आप कनेक्ट करते हैं वायर से, तो वन ऑफ द इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रॉन गेन करने का पोटेंशियल कम है, यानी कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में जाना शुरू करता है। वहीं दूसरा जो कंपार्टमेंट है जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल मेटल का ज़्यादा है, उसमें जो मेटल आयन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, या मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके या इलेक्ट्रोड पे जाकर डिपॉजिट करना शुरू करता है। इसका मेन कारण होता है पोटेंशियल का डिफरेंस होना। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जब दो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होगा, दो कंपार्टमेंट में दो इलेक्ट्रोड हैं और इस दोनों का इलेक्ट्रॉन गेन करने का पोटेंशियल डिफरेंट है, तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आपको लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाले से हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाले की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर शुरू हो जाता है। यानी कि जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है और ये जिंक कब ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में जाते हैं और ये अपना इलेक्ट्रॉन जो लॉस करते हैं वह कॉपर की तरफ ट्रांसफर करते हैं और कॉपर आयन वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर एटम के रूप में डिपॉजिट करना शुरू करता है। तो जिसके रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होंगे वह इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जिसके रिडक्शन पोटेंशियल कम होंगे वह इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो ये क्लियर हो गया कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, इट मीन्स जिसका SRP कम होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम होगा वह ऑक्सीडाइज होंगे, और जिसका SRP ज़्यादा होगा, जिसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होंगे, वो रिड्यूस होगा। और जो ऑक्सीडाइज होगा उसी को हम एनोड बोलेंगे, और जहाँ रिडक्शन होगा, जिस कंपार्टमेंट में रिडक्शन होगा उस कंपार्टमेंट को हम कैथोडिक कंपार्टमेंट बोलेंगे, या इसको कैथोडिक हाफ शेल बोलेंगे, और उस इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलेंगे जहां पर रिडक्शन होगा। जहां ऑक्सीडेशन होगा उसको एनोड बोलेंगे, जहां रिडक्शन होगा उसको हम लोग कैथोड बोलेंगे। कैथोडिक कंपार्टमेंट को राइट साइड में बनाया जाता है और एनोडिक कंपार्टमेंट को लेफ्ट साइड में बनाया जाता है। सेल डायग्राम जब भी आप बनाएंगे तो कैथोडिक कंपार्टमेंट जो होगा, जहां रिडक्शन होगी उसको राइट हैंड साइड में, और जहां ऑक्सीडेशन होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड में बनाएंगे अकॉर्डिंग टू IPAC रूल। ऑक्सीडेशन को लेफ्ट साइड में दिखाते हैं और रिडक्शन को राइट साइड में दिखाते हैं। अब इस दो कंपार्टमेंट में, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे में रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ धीरे धीरे पॉजिटिव आयन के नंबर ज्यादा होने लग जाएंगे, और यहाँ पर जो पॉजिटिव आयन है वो रिड्यूस होकर जब न्यूट्रल हो रहे हैं तो इसमें पॉजिटिव आयन का नंबर कम हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, जिस कंपार्टमेंट से इलेक्ट्रॉन का लॉस होकर आपको दूसरे कंपार्टमेंट में जा रहा है, जिंक वाले कंपार्टमेंट से इलेक्ट्रॉन लॉस होकर कॉपर वाले की तरफ जा रहा है, इधर पॉजिटिव आयन इंक्रीज कर रहे हैं, जिंक वाले में पॉजिटिव आयन बढ़ रहा है और राइट वाले में पॉजिटिव आयन कम हो रहा है। इट मीन्स आपको कॉपर के रिडक्शन होते जाएंगे और कॉपर आयन का नंबर घटता जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, जब एक तरफ पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाएगा और दूसरी तरफ पॉजिटिव आयन कम हो जाएंगे, जिधर पॉजिटिव आयन कम होगा उधर नेगेटिव आयन बढ़ जाएगा सॉल्यूशन में, क्योंकि बिफोर रिडक्शन पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन इक्वल इन नंबर हैं। जितने कॉपर आयन है उतने ही सल्फेट आयन है इसमें। लेकिन जब कॉपर का नंबर रिड्यूस होने लग जाएगा, कॉपर के नंबर जब डिक्रीज करेंगे, क्यूप्रिक आयन के नंबर डिक्रीज करेंगे बाय रिडक्शन, तो सल्फेट आयन के नंबर रिमेनिंग कॉपर आयन से ज्यादा हो जाएंगे। इट मीन्स नेगेटिव आयन का नंबर राइट सेल में ज्यादा होने लग जाएगा और पॉजिटिव आयन का नंबर लेफ्ट सेल में ज्यादा होने लग जाएगा। तो फिर इलेक्ट्रॉन के फ्लो स्टॉप्ड हो जाएंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंटिन्यूअस होते रहने के लिए हम लोग इसमें एक डिवाइस फिट करते हैं, जिस डिवाइस को हम लोग सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, या यू लाइक ट्यूब होता है, यू के जैसा यू शेप का ट्यूब होता है, जिसको हम लोग यू ट्यूब बोलते हैं या इसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। यू लाइक शेप में जो ट्यूब होता है, इस ट्यूब का नाम, इस ट्यूब को हम लोग सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। इसमें सॉल्ट होते हैं और वैसे सॉल्ट होते हैं जिसमें कैटायन और एनायन का इक्वल मोबिलिटी होता है। जब लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन के द्वारा पॉजिटिव आयन का नंबर बढ़ता है तो ये सॉल्ट ब्रिज इसमें नेगेटिव आयन ट्रांसफर करता है,
इस सॉल्ट में निगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन दोनों है सॉल्ट ब्रिज के अंदर। जब यहाँ पॉजिटिव आयन ये जिंक बढ़ाएगा बाय ऑक्सीडेशन, इस सॉल्ट ब्रिज इसमें निगेटिव आयन ट्रांसफर कर देंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। वहीं पर जहाँ रिडक्शन होता है उसमें पॉजिटिव आयन डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव आयन का रिडक्शन हो रहा है, और पॉजिटिव आयन जब डिक्रीज करेंगे तो इस सॉल्ट ब्रिज का काम होगा इसमें पॉजिटिव आयन को ट्रांसफर कर देगा। इट मीन्स एनोडिक हाफ शेल में ये एनायन को ट्रांसफर करेगा, एनायन मीन्स नेगेटिव आयन, और कैथोडिक हाफ शेल में ये केटायन को ट्रांसफर करेगा, इट मीन्स पॉजिटिव आयन को ट्रांसफर करेगा। और इसका मेन पर्पस होता है दोनों हाफ सेल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करना। दोनों हाफ सेल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग इस सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। या जो यू लाइक ट्यूब है, यू जैसा जो शेप का ट्यूब है जो सॉल्ट ब्रिज है, इसका मेन पर्पस है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ हाफ सेल को इक्वल करना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाना। दोनों हाफ सेल में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के नंबर को इक्वल करके, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को इक्वल करके उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना देना। अब इस तरह से जब तक कि टोटल जिंक इसमें ऑक्सीडाइज नहीं हो जाएंगे या जब तक टोटल कॉपर आयन इस पर डिपॉजिट नहीं कर जाएगा, तब तक यहाँ ऑक्सीडेशन और दूसरे वाले में रिडक्शन की प्रोसेस कंटिन्यू होते रहेगी और फ्लो ऑफ करंट आपको यहाँ वोल्ट मीटर में ऑब्जर्व होता रहेगा। तो एनोडिक कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन होती है, वहीं कैथोडिक कंपार्टमेंट में रिडक्शन होती है। और एनोड और कैथोड के बीच में एक वोल्ट मीटर फिटेड होता है, जो जिस वोल्ट मीटर के द्वारा हम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ शेल को रीड करता है। तो इस डायग्राम को हम लोग आईपीसी रूल के अकॉर्डिंग जब बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू आईपीसी रूल आप एनोडिक कंपार्टमेंट को लेफ्ट साइड में दिखाते हैं। एनोडिक कंपार्टमेंट में जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो आप जिंक सॉलिड से Zn2+ आयन बन रहा था, तो आप एक वर्टिकल लाइन के द्वारा जिंक और Zn2+ को शो करता है। इस वर्टिकल लाइन का मतलब होता है फेज चेंज को दिखाना। सॉलिड जिंक से ऑक्सीडाइज होकर Zn2+ आयन बनता है और ये हाइड्रेट होने के लिए सॉल्यूशन में जाता है टू गेन मोर स्टेबिलिटी। तो जिंक सॉलिड से Zn2+ आयन बनते हैं और ये कुछ सॉल्यूशन में जाते हैं। वहीं राइट हैंड वाले में, रिडक्शन वाले में, क्यूप्रिक आयन जो प्रेजेंट है को सॉल्यूशन में, या क्यूप्रिक आयन रिड्यूस होकर कॉपर इलेक्ट्रोड पर जाकर डिपॉजिट होता है। तो लेफ्ट साइड में आप ऑक्सीडेशन को दिखाते हैं, वहीं राइट साइड में आप रिडक्शन को दिखाते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन वाले हाफ शेल को हम लेफ्ट साइड में और रिडक्शन वाले हाफ शेल को हम लोग राइट साइड में दिखाते हैं। यानी कि लेफ्ट में जो सेल रिएक्शन हो रहा है, एट एनोड जो सेल रिएक्शन हो रही है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, तो जिंक ऑक्सीडाइज होकर क्या बना रहा है, जिंक एटम ऑक्सीडाइज होकर Zn2+ आयन बना रहा है। और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, 0 से +2 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस कर रहे हैं। वहीं राइट वाले में इट मींस एट कैथोड, कैथोड वाले में क्यूप्रिक आयन जो इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वह इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर एटम के रूप में डिपॉजिट कर रहे हैं। जब दोनों ही हाफ शेल रिएक्शन को आप ऐड कर दोगे, इसे ऐड करने के लिए पहले आपको इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना होगा, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना पड़ेगा। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस और 2 इलेक्ट्रॉन का गेन। अब कैंसिल कर दीजिए इलेक्ट्रॉन को और दोनों ही हाफ शेल को या दोनों ही हाफ शेल के रिएक्शन को ऐड कर दीजिए। इट मीन्स अब आपको मिलेगा जिंक सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस एरो Zn2+ एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। हम लोग इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को ऐड कर दिया गया। ये ऑक्सीडेशन है और दूसरा जो है वो रिडक्शन है, दोनों को ऐड कर दिया गया, तो ये सेल रिएक्शन मिला। और इस सेल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। सेल रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन होता है एनोडिक वाले में और रिडक्शन होता है कैथोड वाले में। ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड। ऑक्सीडेशन को आप, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे
और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर एटम में चेंज कर रहा है। और ऑक्सीडेशन में जिंक एटम ऑक्सीडाइज होकर Zn2+ बना रहा है बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों को जब ऐड कर दिए तो नेट सेल रिएक्शन हमें मिल गया। इस नेट सेल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप इस तरह से सेल डायग्राम बना सकते हैं, ऑक्सीडेशन वाले कंपार्टमेंट को लेफ्ट, रिडक्शन वाले कंपार्टमेंट को राइट, अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल। यहाँ जो ये सिंगल वर्टिकल लाइन है यह फेज चेंज को रिप्रेजेंट करता है, वहीं ये डबल वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है? टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ ऑफ द हाफ शेल। वोल्टमीटर का फंक्शन है टू रीड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। और दोनों हाफ सेल को जब वोल्ट मीटर से कनेक्ट करते हैं तो दोनों में सेल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। एंड कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन के फ्लो तब होंगे जब उसमें एक सॉल्ट ब्रिज फिट कर दिया जाएगा, ताकि वो दोनों हाफ सेल को न्यूट्रल बनाता रहेगा बाय ट्रांसफरिंग एनायन इन एनोडिक हाफ सेल एंड केटायन इन कैथोडिक हाफ सेल। तो ये है आपको गैल्वेनिक शेल। अगली वीडियो में आपको बताएंगे इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल को डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन में या डिफरेंट कंसंट्रेशन के कंडीशन में कैलकुलेट कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू।